Hello guys, welcome to our next video which is election and representation. तो आगे बढ़ने से पहले इसके थोड़े से इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं कि वह इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है। इंट्रोडक्शन बेसिकली कुछ बेसिक रूल्स और रेगुलेशंस की बात कर रहा है कि भाई अगर रूल्स चेंज कर दिए गए किसी भी गेम के तो आउटकम क्या हो सकता है, या फिर कैसे रूल्स बनाए जाए जिससे कि भाई जो भी गेम का आउटपुट आए वो कम्प्लीटली फेयर हो और इम्पार्शियल हो। तो इसमें इसमें ये पूछा है कि क्या तुमने कभी चेस खेला है। सडनली सोच के देखो, जो ब्लैक नाइट मतलब जो काला घोड़ा होता है वो स्ट्रेट चलने लग जाए इंस्टेड ऑफ मूविंग हाफ स्क्वायर्स, मतलब जो ढाई की चाल होती है उसकी ऐसे, मतलब ना एक दो ढाई, ये वाली चाल उसने छोड़ के वो डायरेक्ट सीधा चलने लग जाए तो ये तो रूल्स के अगेंस्ट है। ठीक है। और या फिर क्रिकेट में कोई एम्पायर ही ना हो, मतलब कोई आउट को डिक्लेयर, कोई आउट हुआ उसको आउट डिक्लेयर करने वाला कोई नहीं, चौका पड़ा उसको लोगों ने अपने आप छक्का बना दिया, वो भी गलत है। तो ये क्या कहते हैं, ये कहता है कि इन एनी स्पोर्ट वी नीड टू फॉलो सर्टेन रूल्स, मतलब चाहे किसी भी तरह का गेम हम क्यों नहीं खेल रहे हो, बेसिक रूल्स या कुछ नेसेसरी रूल्स तो होना भैया उसमें मैंडेटरी है। ठीक है। और चेंज द रूल्स एंड द आउटकम ऑफ द गेम वुड बी वेरी डिफरेंट, मतलब जो गेम के ओरिजिनल रूल्स हैं अगर उसको फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली जो गेम का आउटपुट आएगा वो सही आएगा। लेकिन अगर गेम के रूल्स को ही तुम बिल्कुल चेंज कर दो और फिर भी तुम उम्मीद रख रहे हो कि नहीं आउटपुट तो फिर भी फेयर होना चाहिए, तो देन माय डियर फ्रेंड तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि रूल चेंज करने से गेम का आउटपुट भी ऑब्वियसली चेंज होगा ही होगा। ठीक है। वैसे ही मतलब क्या है, कोई एक गेम को इम्पार्शियल एम्पायर चाहिए और ऐसा एम्पायर हो कि हर कोई उसके डिसीजन को फॉलो करे। ठीक है। और हर गेम में शुरू करने से पहले, किसी भी गेम को शुरू करने से पहले सारे प्लेयर से उसके रूल्स और एम्पायर के ऊपर एग्री होना मैंडेटरी होता है, तभी तो हम एक गेम प्ले कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जितने भी रूल्स रेगुलेशन हमने डिस्कस करे यही सेम इलेक्शंस के ऊपर भी लागू होते हैं। ठीक है। पर इलेक्शंस कंडक्ट करने के ना बहुत रूल्स होते हैं और बहुत मेथड्स या सिस्टम्स भी कहते हैं भाई, जिसमें अलग तरीके से इलेक्शंस को प्रॉपरली फ्री और फेयर तौर पर कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है। अब इन रूल्स और इन सिस्टम्स का काम क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, द आउटकम ऑफ द इलेक्शन डिपेंड्स ऑन द रूल्स वी हैव अडॉप्टेड, मतलब जिस तरीके के रूल्स को हम फॉलो कर रहे हैं इलेक्शन करने के लिए उसी तरीके का आउटपुट मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर सोच के देखो, इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन के रूल्स कुछ ऐसे हैं कि वो डायरेक्ट जो रूल्स हैं वो अमीर लोगों को प्रेफरेंस दे रहे हैं, वेल्दी क्लास को प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो पुअर क्लास कहाँ जाएगी, कहीं नहीं, कुछ नहीं तो उन लोगों का। तो जैसे इलेक्शन के रूल्स होंगे वैसा ही इलेक्शन का क्या होगा, आउटकम भी होगा। अब इन इलेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए एटलीस्ट हमें कुछ मशीनरी चाहिए जो हर एक तौर पर क्या हो, इम्पार्शियल हो। ठीक है। और ये जो दो डिसीजन है कौन से, पहला देखो
पहला तो यही है, ये हो गया पहला, ठीक है। दूसरा क्या है, वी नीड सम मशीनरी टू कंडक्ट इलेक्शंस इन एन इम्पार्शियल मैनर, ये क्या हो गया, ये हो गया सेकंड, ठीक है। अब ये कहता है कि भाई इलेक्शन के रूल्स को डिसाइड करने के लिए और हर एक तरीके से इलेक्शंस को इम्पार्शियल बनाने के लिए हम किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। क्या लिखा है ना, दीज कैन नॉट बी लेफ्ट टू एनी गवर्नमेंट, क्योंकि भाई जो गवर्नमेंट है वो तो फिर इस तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट करवाएगी ना कि जिसमें कि उसका ही फायदा हो, दोबारा से उसकी ही सरकार बने। तो इसलिए प्रॉपर इम्पार्शियल एक मशीन भी चाहिए जो इन सब से बिल्कुल अलग हो, ठीक है। इसलिए इलेक्शन के जितने भी बेसिक डिसीजंस हैं ना, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में भाई लिखे जाते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, हमें देखेंगे भाई किस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं इलेक्शन और उसके रिप्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग, ठीक है भाई। हम फोकस करेंगे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने किस तरह के मेथड को चूज कर इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए और कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स या प्रोविजंस हैं जो एक इम्पार्शियल मशीनरी की बात कर रहे हैं, और वो कौन सी मशीनरी होगी, और ऐसी मशीनरी होगी जो इलेक्शंस को कंडक्ट करेगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ ये भी देखेंगे भाई, कुछ सजेशन देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन के रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंजेस हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज आवर प्लान फॉर दिस चैप्टर 3, ठीक है। बेसिकली देखा लेआउट है, ये क्या कह रहे हैं लेआउट, कि भाई हम ये देखेंगे कि भाई किस तरीके के मेथड को इलेक्शन में यूज़ किया जाता है, क्यों उन मेथड्स को चूज़ करा गया। अब उन मेथड्स को चूज़ तो करें, लेकिन उस मेथड के थ्रू इलेक्शंस कंडक्ट कौन करवाएगा, ये ऐसे कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में लिखा हुआ है, और इलेक्शंस में क्या कुछ रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं, अगर है तो वो कौन कौन सी तरह के क्या है रिफॉर्म्स होंगे, ये भी देखेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कौन कौन सी इलेक्शन के मेथड्स कौन से होते हैं, ठीक है। हमारी कंट्री ने कौन से मेथड को यूज़ करा, ठीक है। फ्री और फेयर इलेक्शंस की इम्पोर्टेंस क्या है, एज वेल एज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की डिबेट, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज इलेक्शंस एंड डेमोक्रेसी। देखो अब तक हमने इलेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत समझ लिया कि भाई फ्री और फेयर होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट मशीनरी होनी चाहिए उसे कंट्रोल करने के लिए, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस होनी चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले हम खुद से ही दो क्वेश्चन पूछते हैं, क्या कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शंस, क्या इलेक्शन किए बिना डेमोक्रेसी कहला सकती है वो, और दूसरा कैन वी होल्ड इलेक्शंस विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी। मतलब पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई अगर कंट्री में डेमोक्रेसी है तो क्या उस डेमोक्रेसी के अंदर हम बिना इलेक्शन के गवर्नमेंट चूज कर सकते हैं। द आंसर इज कम्प्लीटली नो। अगर कंट्री डेमोक्रेटिक है तो डेफिनेटली उसके अंदर इलेक्शंस भी प्रॉपर तरीके से होंगे, लेकिन अगर कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है तो इलेक्शन हो सकता है तब भी, लेकिन वो इलेक्शंस फ्री और फेयर नहीं होंगे, इसकी गारंटी मैं खुद दे सकता हूँ और आप लोगों को भी अभी समझ आ जाएगा। अगर अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या कहता है अभी फर्स्ट क्वेश्चन,
The first question reminds us of the necessity of representation in a large democracy. मतलब अगर डेमोक्रेसी है इसका मतलब डेफिनेटली कोई ना कोई लार्ज पॉपुलेशन, बहुत सारे लोगों की एक रिप्रेजेंटेशन होना मैंडेटरी, जिसको हम क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर एमएलए, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमपी, एमएलए। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो, सारे सिटीजन्स जो डायरेक्टली किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते हैं लोगों से, मतलब लोग अपना वोट देते हैं, अपने मन पसंदीदा रिप्रेजेंटेटिव को वोट देते हैं, और अगर वो इलेक्शन जीत जाता है तो उनकी तरफ से पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करता है उन लोगों को। ठीक है, इसी वजह से इलेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। और जब भी हम डेमोक्रेसी के बारे में सोचते हैं, भाई इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमारा सबसे पहले दिमाग में थॉट क्या आता है, भाई इलेक्शंस के बारे में बात हो रही है। ठीक है भाई, जब भी हम डेमोक्रेसी के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली हमें इलेक्शंस तक ले जाता है। अब देखो, आज के टाइम पर इलेक्शन जो है एक सिंबल बन चुके हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस के। मतलब अगर कंट्री में डेमोक्रेसी है, दैट मीन्स प्रॉपर इलेक्शंस भी उस चीज़ के होंगे। ठीक है, अब लेकिन डेमोक्रेसी बेसिकली दो तरह की होती है जो आप लोगों को पढ़नी है फिलहाल के लिए। आगे बहुत सी तरह की डेमोक्रेसीज होती हैं, डेलिब्रेटिव, पार्टिसिपेटिव, रिप्रेजेंटेटिव, बहुत तरह की होती हैं, लेकिन फिलहाल आप लोगों को सिर्फ दो तरह की पढ़नी है। कौन सी? डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखो भाई, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब तो ये होता है कि सिटीजन्स डायरेक्टली डे टू डे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं और गवर्नमेंट को रन करते हैं। कौन सी होती है? अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज वन वेयर द सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डे टू डे डिसीजन मेकिंग एंड इन मीनिंग द रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। सॉरी, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। इसका अगर हम बेस्ट एग्जांपल देखें तो आते हैं एंशिएंट सिटी स्टेट्स इन ग्रीस। कंसीडर्ड एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, या फिर इंडिया में भी कुछ एग्जांपल्स ले सकते हो भाई। लोकल गवर्नमेंट मतलब ग्राम सभा। देखो, देखा है कभी कुछ भी अगर गांव वगैरह में, विलेज में कुछ होता है तो एक पंचायत से बैठ जाते हैं, वो प्रॉपर डिस्कशन करते हैं। उसी को तो हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं कि भाई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हर एक इंडिविजुअल अपने अपने तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है और कंट्रीब्यूशन भी कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा आगे चले, थोड़ा फास्ट फास्ट, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा अगर ऐसे ही चलेंगे, थोड़ा फास्ट चलते हैं। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि भाई जहाँ पर पीपल, लोग वोट देते हैं और उनकी वोट की वजह से जो भी कोई जीतता है, फिर उस बंदे को एज अ रिप्रेजेंटेटिव कंसीडर किया जाता है उस कम्युनिटी का, भाई उन लोगों का जिन लोगों ने उसको वोट करा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम ये है कि इट कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड। भाई डायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम जब यूज़ नहीं कर सकते जब लाखों लोगों और करोड़ों लोगों के हित के लिए कोई डिसीजन लेना हो। इसलिए रूल बाय द पीपल का मतलब होता है भाई रूल बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, मतलब लोगों ने जिस बंदे को चुना है वो अब लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, कहाँ? पार्लियामेंट में। ठीक है, समझ आ गया इतना? आई होप आपको इतना अब तक समझ आ गया। क्यों? क्योंकि ये आपके चैप्टर का बेस था अब आपका। अब हम थोड़ा सा एक अपर लेवल जाते हैं। थोड़ा सा क्या लिखा है यहाँ पर कि इन सच एन अरेंजमेंट
Citizens choose their representative also and turn actively involved in governing and administering the country. मतलब जो भी बंदा चूज किया जाता है लोगों के द्वारा, वो लोग चूज कैसे करते हैं, लोग ये देखते हैं भाई कौन सा पर्टिकुलर पर्सन पॉलिटिक्स में एक्टिव है, हमारे डिमांड्स की बात कर रहा है, हमारे वेलफेयर की बात कर रहा है। जो बंदा पॉलिटिकली एक्टिव होगा, अच्छे तरीके से गवर्नमेंट को समझता होगा, गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की वो कैपेबिलिटीज रखता होगा, तो डेफिनेटली लोग उसको ही वोट करते हैं। ठीक है। और जिस मेथड के थ्रू हम रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं उसी को तो बोलते हैं भाई इलेक्शन। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में कोई इलेक्शन नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। क्या जैसे मैं यहाँ लिखूँ अगर डीडी करके डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, तो यहाँ नो इलेक्शन। ठीक है। और आईडी लिखूँ मतलब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो ये होते हैं भाई यहाँ पे इलेक्शन। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ठीक है। क्या कि भाई डायरेक्ट डेमोक्रेसी में इलेक्शन नहीं होते, जब सब लोग साथ में मिलकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो एक बंदे को क्या चूज करना है एज रिप्रेजेंटेटिव, नहीं होता। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में ऐसा होता है। ठीक है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के केस में सिटीजन्स का एक बहुत लिमिटेड रोल होता है मेजर डिसीजंस को लेने में। ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में। अभी देखो हर एक तरह की पॉलिसी बनाने के डिसीजन में तो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व नहीं हो सकते, इसलिए तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं। क्या कि भाई जितने भी मेजर डिसीजंस होंगे वो उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स उनके बिहाफ पर ले लेंगे, और किस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जा रहा है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, सेकंड क्वेश्चन ये बोलता है कि भाई क्या सारे इलेक्शंस डेमोक्रेटिक हो सकते हैं। द आंसर इज नो। क्यों, देखो भाई कहने को बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है वर्ल्ड में जो नॉन डेमोक्रेटिक है। क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल्सो होल्ड इलेक्शंस। वहाँ होते हैं, लेकिन इलेक्शंस होते कैसे हैं, बेसिकली जो करंट में रूलिंग पार्टी होती है ना, वो इस तरीके से सिनेरियो क्रिएट, इस तरीके से सिचुएशंस को क्रिएट कर देती है इलेक्शन के दौरान पर कि सिर्फ उनकी ही पार्टी जीते। ठीक है। और पार्टीज भी एग्जिस्ट करती होंगी लेकिन उनको वोट ही नहीं पड़ते। क्यों, क्योंकि रूलिंग पार्टियां जो करंट गवर्नमेंट उस टाइम पर उस कंट्री की, वो ये बोल देते कि अगर आप लोग ने इलेक्शन लड़ा तो सोच लेना। अब सोचने का मतलब क्या, एक तरीके का थ्रेट है भाई, धमकी वार्निंग दी जा रही है ना, ये इलेक्शन भूल के भी लड़ मत लेना वरना जान से भी जा सकते हो। और अगर इस केस का बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को देखना हो ना, तो हमारा पड़ोसी देश ही है, कौन सा, चाइना। ठीक है भाई। ठीक है। और देखो वही वाली बात आ गई ना, दे डू सो बाय होल्डिंग इलेक्शन सच अ वे दैट इट डज नॉट थ्रेटन देयर रूल। मतलब वो है ना, इलेक्शन के रूल्स को इस तरीके से मॉडिफाई करके प्रेजेंट करेंगे कि डेफिनेटली उनके रूल के ऊपर कोई हार्म ना पहुंचे, और इलेक्शन भी वही लोग जीते। व्हाट डू यू मीन बाय दिस। तो अब आप लोगों के हिसाब से डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ इलेक्शंस में क्या फ़र्क है नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन से। कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल चेक योर कमेंट। ठीक है। अब कुछ अगली चीज़ें की बात कर लेते हैं। क्या बोला, वो इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन का यूज़ किया जाता है। मतलब इलेक्शन कैसे होंगे,
डेमोक्रेटिक वे में होंगे, नॉन डेमोक्रेटिक वे में होंगे। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्शन के बारे में लिखा गया है। ठीक है, मैं जो डेमोक्रेटिक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसने कुछ बेसिक रूल्स तो इलेक्शन के लिए लिख लिए, और बाकी जो अंदर की डिटेल्स हैं वो उसने किस पे छोड़ दिया, वो उसने छोड़ दिया भाई लेजिस्लेचर के ऊपर। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बता दिया कि भाई इलेक्शन का ये मेथड है, ये लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये लोग इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, इलेक्शन कम्प्लीटली फ्री और फेयर होंगे। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिया एक तरीके से हमें बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन अब हर एक तरह की चीज़ के अंदर जो भी लॉज बनेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं करे। कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि भाई मैंने तुम्हें 1+1 सिखा दिया, अब 1+3 करना तुम खुद सीखो। मतलब मैंने तुम्हें एक बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया कि भाई इन इन चीज़ों का इंडिया को पालन करना है, लेकिन कैसे करना है वो तुम लोग देख लो, पार्लियामेंट को दे दी जिम्मेदारी। ठीक है, लिखा है ना, डेल्स आर यूजुअली लेफ्ट टू बी वर्कड आउट बाय लॉज पास बाय द लेजिस्लेचर। अब बेसिक रूल्स क्या है भाई, कौन वोट कर सकता है, ठीक है भाई, कौन इलेक्शन लड़ सकता है, इलेक्शंस को कंट्रोल कौन करेगा, वोटर्स किस तरह से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करेंगे, एज वेल एज कैसे वोट काउंट होने के बाद रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाएगा। ये सब के बारे में हमने आगे पढ़ना है। ठीक है, तो देखो अगर ये सारे के सारे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जैसे इंडिया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दे रखा है। कैसे, अगर हम देखें तो जो पहले 3 क्वेश्चंस हैं ये किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं फ्री और फेयर इलेक्शंस की, जिसको हम डेमोक्रेटिक बोल सके। क्या बोल सके, डेमोक्रेटिक बोल सके। और ये जो आखिरी के 2 क्वेश्चंस है ना, 4th और 5th, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, ये बात कर रहे हैं यार फेयर रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम 500 क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, मैं खुद बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, अगर हम बात करें इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया की, तो अभी तक हमें समझ आ गया होगा कि भाई डिफरेंट मेथड्स और सिस्टम्स होते हैं इलेक्शंस को कंटेस्ट करने की। अब आप लोगों को लगेगा कि भाई ऐसे क्या इलेक्शंस वगैरह होते हैं, सिंपल से तो वोट करा, बंदा जीता, हमने अपनी डिमांड रखी, उसने हिसाब से पॉलिसीज वगैरह बना दी, दैट्स इट। बट द आंसर इज नो। ठीक है, बहुत सारी अलग अलग तरह के इलेक्शन के सिस्टम्स होते हैं जिसके अंदर होते हैं डूज और डोंट्स, जो कि एक प्रॉपर अथॉरिटी डिसाइड करती है भाई इलेक्शंस के टाइम पर तुम लोग क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। अब आप लोग ये सोचोगे कि भाई क्यों कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चीज़ लिखी कि भाई कैसे वोट्स काउंट होंगे, किस बेसिस पर रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होंगे। वही वाली बात आ गई ना कि भाई सिंपल सा जाओ वोट दो, जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिले वो जीत गया। और ऐसे ही तो पूरे देश में इलेक्शंस होते हैं। बट इसके ऊपर भी डिस्कस करना ज़रूरी था, तो इसके ऊपर हमें सोचना था। सोचना क्यों है, क्योंकि जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल है नहीं भाई। जाओ वोट करो, बंदा जीत जाए, लेकिन आप लोग जो वोट कर रहे हो वो वोट भी तो आप किसी न किसी रूल्स
किसी न किसी मेथड के बेस पे कर रहे होगे, और जो बंदा जीत रहा है वो भी तो किसी न किसी बेस पे जीत रहा होगा भाई। तो वो मेथड और किस तरीके से बंदा जीत रहा है वो सब देखना बहुत मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। डेमोक्रेटिक इलेक्शन में पीपल वोट करते हैं और अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से वोट करके भाई डिसाइड करते हैं भाई इलेक्शन कौन जीतेगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी जो लोगों की चॉइस होती है या जिस तरीके से लोग वोट करते हैं भाई जिस प्रेफरेंसेस के बेसिस पर, इलेक्शन का रिजल्ट completely चेंज हो जाता है। Different ways in which people make their choices, different ways in which their preferences can be counted। मतलब भाई तुम किस तरीके से वोट कर रहे हो, मतलब किस बेसिस पे वोट कर रहे हो, किस प्रेफरेंसेस पे वोट कर रहे हो, उन प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग भी बहुत फर्क आ जाता है भाई इलेक्शन के रिजल्ट्स में। देखो इलेक्शन के अपने अपने रूल्स होते हैं, मतलब भाई these different rules of the game can make a difference to who the winner of the game। मतलब जैसे गेम के रूल्स वैसे ही उसी हिसाब से गेम का विनर। अब हो सकता है इंडिया में कभी इलेक्शंस हो रहे हो तो रूल्स ऐसे बन जाए कि वो बिगर पार्टीज को फेवर कर रहे हो, ठीक है, या फिर स्मॉलर प्लेयर्स की हेल्प हो रही हो, मेजॉरिटी कम्युनिटी को फेवर किया जा रहा हो, या फिर माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट किया जा रहा हो। भाई जिस हिसाब से इलेक्शन के रूल होंगे उसी हिसाब से तो क्या होगा, इलेक्शन का आउटकम डिसाइड होगा। अब फटाफट से ना हम डिफरेंट इलेक्शन मेथड्स के ऊपर आ जाते हैं, बहुत छोटा सा है। देखो पहला है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, मतलब FPTP। ठीक है। अभी न्यूज़पेपर क्या कह रहा है, न्यूज़पेपर ये कह रहा है कि भाई पहली बार कांग्रेस को 3/4 की मेजॉरिटी मिली। मतलब अगर 100 सीटें थी भारत में तो उसमें से 75 सीटें किसने जीती, कांग्रेस ने जीती। अब एग्जैक्टली ये इंसिडेंट था क्या, तो ये बात कर रहा है भाई 1984 के लोकसभा के इलेक्शंस की, जिसमें हुआ क्या था कि भाई 543 सीट्स में से, मतलब लोकसभा में फिलहाल वैसे तो 550 है लेकिन इलेक्शन जो लड़ा जाता है वो 543 सीट्स के लिए लड़ा जाता है। तो उन 543 सीट्स में से कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीट जीती, कांग्रेस ने भैया जीती 415 सीट्स। मतलब टोटल सीट्स में से 80% से भी ज़्यादा की सीट्स जीती, ठीक है। और लेकिन ऐसी ये ऐतिहासिक क्यों है, क्यों ये पेपर में छपा इसलिए क्योंकि ऐसी विक्ट्री 1984 से आज से पहले किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अचीव नहीं की थी। तो ये इलेक्शन हमें क्या दिखाता है, ये हमें ये दिखाता है कि भाई कांग्रेस पार्टी ने हर 5 सीट में से 4 सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती है, ठीक है। तो बेसिकली 100 सीट्स है, उसमें से जो 5 सीट्स होंगी उन 5 सीट्स में से हर 4 सीट पर कांग्रेस ने अपना झंडा लहराया है। बट थोड़ी सी ना यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है, क्या कि भाई कांग्रेस पार्टी को तो सिर्फ और सिर्फ वोट मिले भाई 48%, 50% भी नहीं, मतलब मेजॉरिटी भी सिक्योर नहीं कर पाई कांग्रेस तो, लेकिन सीट जीती 80% से ज़्यादा, वोट्स मिले कुल 48%। मतलब कि भाई जितने भी इंडिया में वोटर्स थे उन वोटर्स में से 48% वोटर्स ने अपना वोट कांग्रेस के कैंडिडेट्स को क्या करा है, कास्ट करा है। बट स्टिल
प्रॉब्लम तो क्वेश्चन तो भी वही है कि भाई इसने 80% से ज़्यादा की सीट्स कैसे जीती, जबकि बीजेपी को मिले 7.4% वोट्स, लेकिन सीट कितनी मिली? सीट मिली सिर्फ और सिर्फ 2। हाउ इज इट पॉसिबल? ठीक है, आगे बढ़े। मतलब भाई 7.4% वोट्स मिली, मतलब 1% सीट नहीं मिली। 1% सीट का मतलब ये है कि भाई अगर हम 543 का 1% निकालें, क्या 1% ऑफ 543, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? हमें आंसर मिलेगी भाई 6 सीट्स। मतलब अगर कांग्रेस पार्टी को 7.4% सीट्स, 7.4% वोट भी मिली है ना, तब भी इसका मतलब ये है कि भाई प्रॉपरली वो 1% सीट्स भी सिक्योर नहीं कर पाए। कितनी सिक्योर कर पाए? वो सिर्फ 2 सिक्योर कर पाए। बट क्वेश्चन तो यही आता है भाई, ये हुआ कैसे? ये हुआ ऐसे कि भाई हमारी कंट्री जो है ना वो स्पेशल मेथड को यूज़ करती इलेक्शंस के लिए। कौन सा मेथड है? ये है ये मेथड। कौन सा? ये वाला मेथड हम यूज करते हैं लोकसभा के इलेक्शंस के लिए। मतलब पीएम वगैरह के जो लोकसभा के होते हैं ना, उसके इलेक्शंस के लिए हम FPTP यूज करते हैं। इसके अंदर क्या होता है भाई? इसके अंदर इंडिया ने अपनी कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में कर रखा है डिवाइड, ठीक है। और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव लोगों का आएगा और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा, ठीक है भाई। अब जिस कैंडिडेट ने सबसे ज़्यादा वोट सिक्योर करे उस कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो इलेक्शन जीत जाएगा। मतलब ये सोचने वाली बात ये है कि इस सिस्टम के अंदर जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले दूसरे कैंडिडेट से, वो सत्ता में आ जाएगा। भले ही विनिंग कैंडिडेट ने मेजॉरिटी सिक्योर ना करी हो। मेजॉरिटी का मतलब 50% प्लस में 1। मतलब भले ही विनिंग कैंडिडेट ने मेजॉरिटी सिक्योर ना करी हो, तब भी वो सत्ता में आ जाएगा। और यही FPTP की एक मेन कैरेक्टरिस्टिक आती है। क्या वे FPTP में तुम्हें कोई मेजॉरिटी सिक्योर करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तुम्हें 25% वोट मिले, चाहे तुम्हें 40% वोट मिले हो, अगर तुमसे पीछे हैं लोग, मतलब किसी को 35 मिले, किसी को 15, किसी को 5, किसी को 10, तो तुम जीत गए उसको, इलेक्शन को, ठीक है। और इसी मेथड को हम प्लूरैलिटी सिस्टम भी कहते हैं। और FPTP का जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो रखा है। अब अगर हम अपने एग्जाम्पल के ऊपर पीछे जाएं, तो ये दिखाता है कि भाई कांग्रेस ने का जो वोट शेयर था वो इतना कम, मतलब ये देखा जाए कि हम ये कह सकते हैं कि भाई कांग्रेस ने जितनी सीट जीती हैं वो उनके वोट शेयर से कहीं ज़्यादा। मतलब वोट कितनी मिली थी? 48%। सीट्स कितनी जीती? 80% से ज़्यादा की। तो ऐसा कैसे हुआ? ऐसा हुआ ये कि भाई काफ़ी सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में उस कांग्रेस के लोग जीत गए जिन्होंने 50% से भी कम का वोट मिला था कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन स्टिल जीत गए, ठीक है। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने 50% कम वोट मिलने के बाद भी वो कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शंस को जीत गए। अब जो कैंडिडेट्स नहीं जीते, भाई जिन कैंडिडेट्स को लोगों ने वोट दिया लेकिन वो कैंडिडेट्स नहीं जीते, उनका क्या हुआ? उनकी वोट क्या हुई? वेस्ट हुई। ये FPTP का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। कौन सा? ये
वोट वेस्ट वाला। क्या कि भाई एफपीटीपी में होता ये है कि वोटर्स किसी भी पार्टी या किसी भी पर्सन को वोट कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन का जब रिजल्ट आता है ना, भाई हर कोई बंदा तो जीतता नहीं इलेक्शन को, तो जो बंदा हार जाता है और उसको जो वोट्स गिरे थे वो वोट्स तो सारे वेस्ट हो गए ना। क्यों? लोगों ने वोट क्यों दिया थे? लोगों ने वोट दिया था कि भाई वो बंदा पावर में है, लेकिन पावर में कोई और आ गया। इसका मतलब जो भी कोई पावर में आया अब लोग उससे खुश तो नहीं होंगे। इसलिए भी कहते हैं भाई वोट्स क्या हुई, वोट्स वेस्ट हो गई। ठीक है, अब अगर हम देखें हमारा नेक्स्ट सिलेक्शन मेथड, दैट इज PR, दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एक पहला क्या था? पहला था FPTP। ठीक है, ये है पहला क्या था भाई? पहला था FPTP। दूसरा क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब इसमें हम कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज के इलेक्शन मेथड को लेकर चलेंगे। जैसे इज़राइल में ना बहुत अलग तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं एज कंपेयर टू इंडिया। इंडिया में FPTP यूज होता है, तो इज़राइल में क्या होता है? इज़राइल में PR यूज होता है। मतलब जब सारे वोटर्स वोट कर देते हैं ना, तब वोट्स काउंट होते हैं और जिस पार्टी को जितने परसेंट वोट्स मिलते हैं उसको उसी के प्रोपोर्शन में उतनी ही सीट्स दे दी जाती है। जैसे कि भाई 23% वोट्स मिले, तो 23% के अकॉर्डिंग जो भी प्रोपोर्शन बनता होगा वो बनता होगा 30 सीट्स का, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को 30 सीट दे दी गई। ठीक है, अब हर एक पार्टी का एक कोटा होता है जिसमें से उसको नॉमिनीज को चूज करना होता है इलेक्शन जीतने के बाद। देखो मतलब देखो, यहाँ मतलब ये है कि भाई इजराइल के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं ना वो इस तरीके से होते हैं कि जो हर पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है वो क्या करेगी? वो करेगी ये इलेक्शन होने से पहले, मतलब वोटिंग डे से पहले हर पॉलिटिकल पार्टी एक लिस्ट जारी करेगी, जिस लिस्ट के अंदर ये लिखा होगा कि भाई ये पर्सन ये काम देखेगा, ये आदमी ये काम, ये औरत ये काम देखेगी। ऐसे ऐसे लिस्ट बनाते हैं जितने भी 50 लोगों की। ठीक है, अब उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट मिल गए। अब जितने परसेंट वोट्स मिलेंगे मतलब उसको उतनी ही सीट्स मिली, प्रोपोर्शन के हिसाब से वो कैलकुलेट हो जाएगा उनका। अब जितनी सीट्स मिली ना, सपोज करो उस पॉलिटिकल पार्टी को भाई 20 सीट्स मिली है। ठीक है, 20 सीट्स मिली, तो वो अपनी उस लिस्ट में से वो टॉप 20 पर्सन्स जो होंगे वो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगे इजराइल के अंदर। ठीक है भाई, 20 सीट मिली किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो अपने 20 सीट्स के हिसाब से वो अपनी लिस्ट के पहले 20 लोगों को चूज कर लेंगे और वो बन जाएंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इन शॉर्ट, अ पार्टी गेट्स द सेम प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स इन इट्स प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स। ठीक है, अब PR के बेसिकली दो वेरिएशंस होते हैं। एक वेरिएशन तो हमने देख लिया इजराइल और नीदरलैंड्स का, जहाँ पर क्या है एक पूरी कंट्री को एक एज अ वन कॉन्स्टिट्यूएंसी ट्रीट किया जाता है और वोट्स जितनी मिलती हैं उस हिसाब से सीट्स एलोकेट कर दी जाती है हर पॉलिटिकल पार्टी को। अब दूसरा मेथड होता है कि भाई कंट्री को मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया, जैसे अर्जेंटीना और पोर्टुगल में होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हर एक पार्टी
इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक लिस्ट बनाएंगे किसकी, कैंडिडेट्स की। भाई इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर हम जीत जाते हैं तो ये लोग काम करेंगे। अब लोग वोट देंगे और जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीती वो पॉलिटिकल पार्टी उस लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर देगी। मतलब ये मेयर होगा, ये चीफ मिनिस्टर होगा, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाएगा, ये फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह, ये सब ऐसे अलग अलग चीज़ें दे दी जाती हैं। अब इन दोनों ही वेरिएशंस में एक चीज़ कॉमन है। कॉमन क्या है? वोटर्स एक्सरसाइज देयर प्रेफरेंस फॉर अ पार्टी नॉट अ कैंडिडेट। मतलब यहाँ पर पार्टी को वोट मिलती है ना कि कैंडिडेट को। लेकिन एफपीटीपी में हम वोट कर सकते हैं कैंडिडेट के बेसिस पर भी और पार्टी के बेसिस पर। मतलब एफपीटीपी में यूँ कहा जाता है, ये कहता है एफपीटीपी कि भाई तुम या तो पार्टी के बेस पे वोट कर लो या फिर बंदे के बेस पे वोट कर लो। बंदा अच्छा है लेकिन पार्टी खराब है, एटलीस्ट अपनी लोकेलिटी सुधार ली जाएगी, लोग यूँ कहते हैं। लेकिन बंदा खराब है, पार्टी बढ़िया है, तो पार्टी उसको टाइट रखेगी। तो ऐसे होता है एफपीटीपी में। लेकिन पीआर के अंदर सिर्फ और सिर्फ पार्टी के बेस पर ही वोट दिए जाते हैं, इंडिविजुअल के बेस पर वोट नहीं दिए जाते हैं। ठीक है। अब जिस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसी में सीट आएगी, जिस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट्स आएगी, उस हिसाब से सीट दे दी जाएगी। ठीक है। अब बात यह है कि एक प्रॉपर अब हो सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो डिफरेंट पार्टी से भी बिलोंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने पार्टी को प्रेफरेंस दिया था, ना कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर। इंडिया ने भी पीआर सिस्टम को अडॉप्ट कर रखा है किस किस केस में, लेकिन ये लिमिटेड स्केल के ऊपर ही अडॉप्ट कर रखा है इंडिया ने। भाई लिमिटेड स्केल फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने एक थर्ड और कॉम्प्लेक्स वेरिएशन भी बता रखा है किसका, पीआर सिस्टम का। ठीक है। क्या है? और पीआर सिस्टम इंडिया में किस किस तरह के इलेक्शंस के लिए यूज़ होता है? वो यूज़ होता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा और विधान परिषद, मतलब स्टेट काउंसिल। ठीक है। इसके लिए चूज किया जाता है किसको, पीआर मेथड को। अब इन दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस देख लें तो इसके अंदर क्या होता है एफपीटीपी में कि भाई स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंसीज और जोग्राफिकल एरियाज में डिवाइड किया जाता है। ठीक है। पीआर के अंदर क्या होता है, या तो बहुत बड़ी बड़ी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना देते हैं भाई, लार्ज जोग्राफिकल एरिया एज डिवाइडेड कॉन्स्टिट्यूएंसी। मतलब या तो बहुत बड़ी बड़ी 6-7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दो या फिर एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दो। ठीक है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होता है एक रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। यहाँ पर एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते हैं पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ठीक है। यहाँ पर वोटर्स वोट करते हैं कैंडिडेट को, यहाँ पर वोटर्स वोट करते हैं पार्टी को। ठीक है। और एफपीटीपी में क्या होता है, एफपीटीपी में होता है भाई जितनी ज़्यादा वोट्स मिली उससे ज़्यादा सीट्स उनको लेजिस्लेचर में मिल जाती है, मतलब पार्लियामेंट में मिल जाती हैं। यहाँ पर जितनी सीट्स मिली उतनी ही वोट्स हो गई। ठीक है। यहाँ पर अगर मेजॉरिटी भी सिक्योर नहीं करी है ना तब भी अपन इलेक्शन जीती है, और यहाँ पर मेजॉरिटी सिक्योर करना मैंडेटरी होता है। एफपीटीपी एग्जांपल यूके, इंडिया और इसका इजराइल, नीदरलैंड्स। ठीक है। अब अगर हम बात करें भाई कैसे राज्यसभा के इलेक्शंस में पीआर वर्क करता है, देखो पीआर के थर्ड वेरिएंट को हम कहते हैं एसटीवी, दैट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम।
जो कि राज्यसभा के इलेक्शंस के लिए फॉलो किया जाता है। राज्यसभा के अंदर हर एक स्टेट का एक स्पेसिफिक कोटा होता है अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अब राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट कौन करता है? इलेक्ट करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर। ठीक है, मतलब जो वोटर्स होते हैं वो अपनी अपनी स्टेट के एमएलए होते हैं। ठीक है भाई, इसके अंदर वोटर को रिक्वायर्ड होता है भाई कैंडिडेट्स को रैंक करना अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, ये भी मान ली। अब किसी को भी विनर डिक्लेयर करना है ना, तो उस बंदे को एक मिनिमम कोटा सिक्योर करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला है ये टोटल वोट्स पोल्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। और पूरे ब्रैकेट में जो आंसर आएगा उसमें फिर +1 और जोड़ देना। मतलब देखो, पीआर सिस्टम यूज होता है राज्यसभा के मेंबर्स को चूज करने के लिए। ठीक है, और इन राज्यसभा के मेंबर्स को चूज कौन करता है? अपनी अपनी स्टेट के एमएलए। मतलब राज्यसभा के अंदर स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। लोकसभा के अंदर जो लोग होते हैं वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, और राज्यसभा के अंदर जो लोग होते हैं वो अपनी अपनी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक स्टेट का एक स्पेसिफिक कोटा होता है भाई, इस स्टेट से इतने लोग होंगे। जैसे सिक्किम जो स्टेट है उससे सिर्फ 2 ही लोग हैं। यूपी सबसे ज़्यादा है, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, तमिलनाडु है, केरला है। हर एक स्टेट का अपना अपना एक कोटा आता है, तो ये इतने मेंबर्स राज्यसभा में उस स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। अब राज्यसभा के जो मेंबर्स इलेक्ट होंगे ना, वो कैसे इलेक्ट होंगे? उनको इलेक्ट करेंगे एमएलएस उन स्टेट के। मतलब सोच के देखो कि भाई यूँ बोला राज्यसभा के अंदर यूँ बोला गया है कि भाई हर एक स्टेट अपने अपने आप को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगी। तो उन लोगों को चूज करने का मेथड होता है भाई, टोटल एमएलए जितने भी होते हैं ना, वो एमएलए राज्यसभा के मेंबर्स को चूज करते हैं। अब चूज करने का फॉर्मूला क्या है? भाई जितनी वोट्स आई, कितनी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उसमें +1 करके ब्रैकेट क्लोज करके +1 कर दो। मतलब उसको देखो, 4 मेंबर्स जो थे उन्होंने राज्यसभा के इलेक्शन लड़े। वोट कितनों ने करा? वोट करा 200 लोगों ने। मतलब आंसर क्या आया? 41 वोट्स। मतलब 41 वोट्स चाहिए एक पर्सन को राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए एटलीस्ट। और एसटीटीई के अंदर सिस्टम थोड़ा सा अलग चलता है। अलग ये चलता है कि भाई सपोज मान के देखो भाई किसी ने 41 वोट सिक्योर कर लिए, तो वो जीत गया। ठीक है, तो वो जीत गया। लेकिन अगर कोई पर्सन 41 वोट सिक्योर नहीं कर पाया, तो क्या होगा? जिस बंदे को सबसे कम वोट्स मिले होंगे ना, उस बंदे को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, और उसके वोट्स बाकी कैंडिडेट्स को जो उससे ऊपर की प्रेफरेंस पे होंगे, 4 में से जो बाकी के 3 लोग होंगे, उन 3 लोगों में उस बंदे की जो वोट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। और ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन जब तक होगा जब तक कोई पर्सन प्रॉपर 41 वोट्स सिक्योर नहीं कर लेता है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है भाई इंडिया ने एफपीटीपी को चूज क्यों करा? देखो, अभी हमने पीआर सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को देख लिया। फिर प्रेफरेंसेस के बेस पे वोट करना, मेजॉरिटी कम्प्लीटली गेन करनी पड़ेगी, नहीं हुई तो वोट काट के उसको दे दी जाएगी। तो ये सिस्टम ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और इंडिया जैसी कंट्री में तो बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, अब इसी वजह से एफपीटीपी पॉपुलर भी है और उसका सक्सेस रेट भी ज़्यादा है। कैसे? पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। कॉमन वोटर्स को आराम से
समझ आ जाएगा। ठीक है, जिसको इलेक्शन या पॉलिटिक्स की नॉलेज भी नहीं है ना, वो भी इसको बड़े आराम से क्या कर सकता है, समझ सकता है। इसके अंदर क्या होता है भाई, एक क्लियर चॉइस होती है वोटर्स के पास भाई किसको चूज करना है, किसको चूज नहीं करना है। ठीक है, अब वो जो मैंने आपको पहले बताया ना कि भाई एफपीटीपी के अंदर पार्टी के नाम पे भी वोट डाल सकता है, कैंडिडेट के नाम पे भी वोट डाल सकता है। भाई वोटर्स हैव टू सिंपली एंडोर्स, मतलब वोट दे सकते हैं कैंडिडेट के नाम पर भी और पार्टी के नाम पर भी। डिपेंड करता है पॉलिटिक्स का नेचर कैसा है। हो सकता है वोटर्स भाई पार्टी को प्रेफरेंस दें, कैंडिडेट को दें, या फिर दोनों में एक तरीका बैलेंस मेंटेन करके चले। ठीक है, लेकिन एफपी टीपी सिस्टम बेसिकली ऑफर क्या करता है, वो बेसिकली ऑफर करता है कि भाई वोटर्स जो है स्पेसिफिक कैंडिडेट्स को ही वोट करते हैं मेजरली, या पार्टी को तो बहुत कम लोग वोट करते हैं पार्टी के बेस पर, लेकिन जो बेसिकली एफपीटीपी होता है उसके अंदर कैंडिडेट्स को ही वोट किया जाता है उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर, ना कि पार्टी के बेसिस पर। ठीक है, और पीआर में क्या होता है, वोटर्स को बोला जाता है पार्टी चूज करो, और जो भी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं वो इलेक्ट होते हैं एक पार्टी की लिस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब जैसी लिस्ट बनी थी उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि भाई एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है किसी म्यूनिसिपैलिटी का पीआर सिस्टम के अंदर। एज अ रिजल्ट देयर इज नो वन रिप्रेजेंटेटिव हु रिप्रेजेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर वन लोकेलिटी, मतलब एक लोकेलिटी के लिए कोई पर्टिकुलर पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पूरी की पूरी पार्टी ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब एफपीटीपी में क्या होगा, वोटर्स को पता है भाई हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन है, तो हम जाके उससे सवाल जवाब भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये पता था कि भाई पीआर सिस्टम जो है वो सुटेबल तो नहीं है, क्योंकि एक स्टेबल गवर्नमेंट तो हमें प्रोवाइड नहीं करवा सकता पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में या पार्लियामेंट्री सिस्टम में। ठीक है, एक हमें पार्लियामेंट्री नेचर हम पढ़ेंगे जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव को, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको पार्लियामेंट में लोकसभा में मेजॉरिटी बना के रखनी होती है। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये पीआर सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सीट्स दे दी जाती हैं लेजिस्लेचर की, वो दे दी जाती हैं वोट ऑफ शेयर के बेसिस पर, क्योंकि इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है। मतलब सपोज करो किसी को 50% वोट्स आए तो लेजिस्लेचर में उसका 50% कंट्रोल हो गया, नहीं, ऐसा थोड़ा ना होता है, ऐसे नहीं होता है। इसलिए पीआर सिस्टम यूज करा। अब एफपीटीपी सिस्टम जो है ना, वो बेसिकली लार्जेस्ट पार्टी को या फिर कोलिशन गवर्नमेंट्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोनस देता है जितनी उनको वोट्स मिली है। ठीक है, ये सिस्टम क्या कहता है भाई, ये सिस्टम मदद करता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को फंक्शन करने में, मतलब क्या, स्मूथली फंक्शन करने में और एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाए रखने में। फाइनली जो मतलब ये है भाई, एफपीटीपी सिस्टम जो है हर एक तरह के सोशल ग्रुप को एनकरेज करता है वोट दो और अपनी मनपसंद रिप्रेजेंटेटिव को जिताओ, मतलब अल्टीमेटली खुद को जिताओ। ठीक है, अब इंडिया जैसी जो डाइवर्स कंट्री है वहाँ पर पीआर सिस्टम एनकरेज कर देगा हर एक बंदे को अपनी नेशन वाइड पार्टी बनाने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये बात ध्यान में रखी और इंडिया में एफपीटीपी सिस्टम को ही चूज करा गया। ठीक है, अब जब से हम ये देख रहे हैं भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे करता है, कॉन्स्टिट्यूशन वैसे करता है, इसका मतलब ये है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपरली वर्क कर रहा है, जैसा कि
कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सोचा था। ठीक है, अब एफपीटीपी सिस्टम ने एक बात तो प्रूव कर दी कि वो बहुत सिंपल है और फ्रेंडली है वोटर से। जाओ सिंपली रिप्रेजेंटेटिव के बेसिस पर वोट करो, दैट्स इट। पार्टी का सिस्टम ही नहीं पालना कोई। ठीक है, इससे पार्टीज को, राजनीतिक पार्टीज को मदद मिलती है सेंट्रल और स्टेट लेवल पर जीतने में। बट ये सिस्टम मतलब एफपीटीपी सिस्टम जो है ना, ये पॉलिटिकल पार्टीज को डिस्करेज भी करता है क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ एक कास्ट और एक कम्युनिटी से ही वोट मिली। ये क्या बात हुई? ठीक है, ठीक है। नॉर्मली जो एफपीटीपी सिस्टम होता है वो 2 पार्टी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है अल्टीमेटली। मतलब 2 मेजर कॉम्पिटिटर्स पावर के लिए लड़ रहे हैं और जो पावर होगी वो इन्हीं 2 पार्टीज के बीच में ऑल्टरनेटली डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड कर दी जाएगी। तो न्यू पार्टीज के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है भाई कंपटीशन में एंटर करना। ठीक है, और इंडिया ने भी ये सिस्टम देखा, लेकिन इंडिया ने डायरेक्टली 1 पार्टी डोमिनेंस देखी थी। कैसे? 1947 से लेकर 67 तक इंडिया में कांग्रेस की डोमिनेंस थी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स थी हमारी कंट्री की वो चेंज हुई। चेंज कैसे हुई? 1989 के बाद से मल्टी पार्टी कोलिशंस भी भाई बनने लग गए। उसी टाइम पर जो स्टेट में भी 2 पार्टी सिस्टम इमर्ज होने लग गया था। देखो हुआ ये था कि इंडिपेंडेंस के बाद से हमने एफपीटीपी सिस्टम अडॉप्ट करा जिसने कि 1 पार्टी डोमिनेंस को बना दिया। दूसरी पार्टी एग्जिस्ट करती थी लेकिन कोई और पार्टी पावर में आ ही नहीं पाती थी। 1 पार्टी डोमिनेंस का यहाँ पर मतलब है कांग्रेस। ठीक है, लेकिन इंडिया का जो एफपीटीपी है वो नॉर्मली जो जनरल एफपीटीपी की डेफिनेशन है उससे अलग है। जनरल डेफिनेशन क्या है एफपीटीपी की? 2 पार्टी सिस्टम। लेकिन इंडिया में एफपीटीपी की जनरली वो क्या है डेफिनेशन? मल्टी पार्टी सिस्टम। भाई इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम होते हुए भी एफपीटीपी चल रहा है। मतलब इलेक्शन आज भी एफपीटीपी के बेस पर कंटेस्ट होते हैं, लेकिन सिर्फ 2 पर्टिकुलर पार्टीज के बीच में इलेक्शन कंटेस्ट नहीं होते हैं। काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं और जीतती भी है। कोई कहीं से जीतती है तो कोई कहीं से जीतती है, लेकिन जीतती ज़रूर है। ठीक है, India's party system is that the rise of coalitions has made it possible for new and smaller parties to enter into electoral competition in spite of the FPTP system। भाई FPTP system होते हुए भी न्यू और स्मॉल पार्टीज इलेक्शन लड़ती हैं, जीतती हैं और अपना एक इलेक्टोरल बेस तैयार करती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं लिखा है, ये मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब ये है कि भाई कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी होती हैं जहाँ पर डिसएडवांटेज्ड माइनॉरिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन एफपीटीपी सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत मान लो या सबसे बड़ा ड्रॉबैक मान लो कि भाई इसके अंदर मेजॉरिटी जीतती है। भाई मतलब भाई मेजॉरिटी ने जिस पॉलिटिकल पार्टी को जिता दिया वो जीत गई, तो ऑब्वियसली वो मेजॉरिटी की बात सुनेगी, माइनॉरिटी की बात नहीं सुनेगी। तो माइनॉरिटी कहाँ जाए? एफपीटीपी सिस्टम तो है, अब माइनॉरिटी कहाँ जाए? वैसे ही हमारी जो हिस्ट्री है वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के बेस पे रही है। तो ऐसे तो एफपीटीपी के अंदर तो डोमिनेंट सोशल ग्रुप्स या कास्ट होंगे वो हर जगह जीतेंगे, लेकिन अप्रेस्ड ग्रुप्स कहाँ जाएंगे? उनकी तो कोई सुनवाई नहीं होगी। इसलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो अवेयर थे इस प्रॉब्लम से, इसलिए उन्होंने कुछ सॉल्यूशंस निकाले जिससे कि फेयर और जस्ट रिप्रेजेंटेशन हो सके अप्रेस्ड सोशल ग्रुप्स की। ठीक है, इसका मतलब ये था, इसमें हुआ क्या था भाई? देखो यही सेम इशू
ब्रिटिशर्स के टाइम पर भी डिस्कस करा गया था और उन्होंने इंट्रोड्यूस्ड करा था सेपरेट इलेक्टोरेट्स। मतलब ये सिस्टम के अकॉर्डिंग वो ही इलेक्शन लड़ेगा। देखो इसके अंदर दिस सिस्टम मीन दैट फॉर इलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी ओनली दोज वोटर्स वुड बी एलिजिबल हु बिलोंग दैट कम्युनिटी। मतलब एक कम्युनिटी से जो भी कोई पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हो रहा है उस बंदे को उसकी कम्युनिटी के लोग ही सिर्फ और सिर्फ वोट कर सकते हैं, दूसरी कोई कम्युनिटी का उसको वोट नहीं करेगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इस जब इंडिया आज़ाद हो गया तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इसको थोड़ा सा बेकार साबित करा गया क्योंकि भाई ये हमारे हिसाब से सुटेबल नहीं था। इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अडॉप्ट करा सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी। इस सिस्टम के अंदर सारे वोटर्स उस कॉन्स्टिट्यूंसी से वोट कर सकते हैं, लेकिन जो कैंडिडेट होगा वो उस एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग होगा जिसके लिए उस कॉन्स्टिट्यूंसी में सीट रिजर्व करी गई है। मतलब सपोज करो एक एरिया है, उस एरिया में एसटी कैटेगरी के लिए सीट रिजर्व, मतलब इस कॉन्स्टिट्यूंसी से सिर्फ और सिर्फ एसटी वाला बंदा ही आएगा। इलेक्शन चाहे वो जीते चाहे ना जीते, लेकिन इलेक्शन तो सिर्फ एसटी वाला बंदा ही कंटेस्ट कर सकता है। अब उस एसटी कैटेगरी वाले बंदे को वोट तो हर कोई कर सकता है, लेकिन अगर वो कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व है एसटी कैटेगरी के लिए तो जो भी कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है वो एसटी कैटेगरी से ही बिलोंग करना चाहिए। ठीक है। अब बात ये भी आती है कि भाई हर एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी का तो ज़रूरी नहीं है कि इतने लोग वो अवेलेबल हो कि भाई वो अपने कैंडिडेट को जिता सके। ठीक है, इसलिए प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के लिए एक सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन नेसेसरी कर दिया गया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ सीट्स लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व कर दी। मतलब भाई अगर लोकसभा में कोई भी बंदा आएगा उस पर्टिकुलर कैटेगरी से एसटी या एससी तो उसकी इतनी सीट्स हमने दे रखे। मतलब अगर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन हो रहे हैं एसटी वाला बंदा है उस कॉन्स्टिट्यूंसी से, मतलब एसटी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो, तो एसटी वाला बंदा आ सकता है हमारे यहाँ पे। अब इस प्रोविज़न ने फ़िलहाल तो 10 साल तक के लिए सीट रिजर्व करी थी एसटी और एससी की लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। अब जिसको दोबारा से अमेंडमेंट करके 2030 तक एक्सटेंड कर दिया गया। अब पार्लियामेंट का डिसीजन है कि भाई दोबारा उनको एसटी एससी का लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन बढ़ाना है या फिर नहीं बढ़ाना है। ठीक है, अब दोनों ही ग्रुप्स की जो भी सीट रिजर्व होती है वो रिजर्व होती है इंडिया में उनकी पॉपुलेशन कितनी है। तो भाई 543 सीट्स में से 84 शेड्यूल्ड कास्ट की है और 47 शेड्यूल्ड ट्राइब्स की है 26 जनवरी 2009 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये डिसाइड कौन करता है भाई कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व है और कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व नहीं होगी। तो इसको डिसाइड किया जाता है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका नाम है डीलिमिटेशन कमीशन। और ये डीलिमिटेशन कमीशन जो होती है ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इंडिया के, और यही कमीशन वर्क करती है इलेक्शन ऑफ कमीशन के साथ मिलकर। ठीक है, अब डीलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट क्यों की जाती है? ये अपॉइंट इसलिए की जाती है भाई कॉन्स्टिट्यूंसीज की बाउंड्री को बनाया जाए पूरी कंट्री में। ठीक है, और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का एक कोटा होता है हर एक स्टेट के अंदर जो
डिपेंड करता है ST और SC उस सीट में। मतलब अगर किसी भी स्टेट में किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिजर्व बनाना है तो उस स्टेट के अंदर ST और SC कम्युनिटी को देखा जाएगा कि कितनी पॉपुलेशन इन लोगों की यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, बाउंड्रीज बनाने के बाद जो डिलिमिटेशन कमीशन होती है वो देखती है भाई हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की क्या कॉम्पोजिशन है पॉपुलेशन वाइज। ठीक है, जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी में ST कैटेगरी ज़्यादा होती है उनको ST कैटेगरी करार कर दिया जाता है। और शेड्यूल कास्ट के केस में डिलिमिटेशन दो चीज़ देखती है। क्या? सबसे पहले तो वही हाइयर प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, बट लेकिन ये इन लोगों को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में स्प्रेड कर देते हैं डिफरेंट स्टेट। मतलब ये जो ST कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है क्या लिखा है यहाँ, ऑल्सो स्प्रेड्स दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द स्टेट। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज को स्टेट के अलग अलग रीजन्स में स्प्रेड आउट कर देती हैं। क्यों? क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट है उसकी पॉपुलेशन इंडिया में थोड़ी सी ज़्यादा है, इवनली स्प्रेड आउट हो रखी है, इसलिए कहीं ना कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी में SC कैटेगरी के लिए वो रिजर्व हो ही जाती है। ठीक है, और जब डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी तब तक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज रोटेट भी होंगी, फिक्स नहीं रहती हैं, रोटेट होती रहती है जब डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होती है। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन ने दूसरे डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए कोई सिमिलर रिजर्वेशन नहीं बनाया। ठीक है, वैसे तो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में वुमेन के लिए रिजर्वेशन की बात चल रही थी। ठीक है, काफ़ी सालों से बात चल रही है कि भाई वुमेन को भी एज अ रिजर्वेशन देना चाहिए, भाई उनकी 1/3 सीट्स को रिजर्व करो। ठीक है भाई, वुमेन्स के लिए रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज में सीट्स ऑलरेडी रिजर्व्ड है। अब लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के लिए विमेंस का एक बिल पास हुआ जिसका नाम था नारी शक्ति वंदन अधिनियम, विमेंस रिजर्वेशन एक्ट 2023, लेकिन प्रॉपरली ये बिल अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की। मतलब अगर एक इलेक्शन का ट्रू टेस्ट लेना है तो ये देख लो भाई वो कितने फ्री और कितने फेयर थे। ठीक है, डेमोक्रेसी को ग्राउंड रियलिटी पे चेक करने का सबसे बेस्ट मेथड यही है कि इलेक्शन सिस्टम शुड बी इम्पार्शियल एंड ट्रांसपेरेंट। ठीक है, देखो यहाँ पर जो लाइन लिखी थी ना, बट इट ऑल्सो स्प्रेड्स दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द स्टेट। तो इसलिए का मतलब ये है कि भाई जितनी भी SC की रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है ना उसको एक जगह पर इकट्ठा नहीं किया था। मतलब सपोज करो ये एक स्टेट है और सारी की सारी SC की जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो इस जगह पर दे दी, नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ पर है, क्या अगर एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ पर तो दूसरी यहाँ होगी, तीसरी यहाँ होगी, चौथी यहाँ होगी, पांचवी यहाँ होगी, मतलब एक जगह पर इकट्ठी नहीं होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की। अगर डेमोक्रेसी का ग्राउंड रियलिटी टेस्ट करना है तो बस ये देख लो कि जिस बेसिस पर जिस तरह से इलेक्शंस करवाए जा रहे हैं क्या वो इम्पार्शियल, ट्रांसपेरेंट और कम्प्लीटली फ्री और फेयर है या नहीं। ठीक है, और इलेक्शंस का ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि भाई जो भी रिजल्ट आए वो वोटर्स की एस्पिरेशन को फुलफिल कर सके। मतलब भाई जिस तरीके के वोटर्स ने वोट दी, जिस तरीके से वोट दी उसी तरीके से इलेक्शन का रिजल्ट भी मिले। क्या लिखा है, सिस्टम ऑफ इलेक्शन मस्ट अलाउ द एस्पिरेशन ऑफ वोटर्स टू फाइंड लेजिटिमेट एक्सप्रेशन थ्रू इलेक्टोरल रिजल्ट। मतलब जो भी इलेक्टोरल रिजल्ट आए वो रिजल्ट कम्प्लीटली फेयर हो और जो भी कोई इलेक्शन जीत रहा है वो वोटर्स की एस्पिरेशंस को भी फुलफिल करे।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड राइट टू कंटेस्ट। देखो अब इलेक्शन मेथड हमने देख लिया, ठीक है भाई, इलेक्शन मेथड हमने देख लिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने हमसे 2 क्वेश्चन पूछे कि भाई कौन वोटर है, कौन लोग वोटर्स हैं और कौन इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, ठीक है। इन दोनों ही केसेस में भी कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने अपने रूल्स रेगुलेशन बता रखे हैं। जैसे कि भाई डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में रिक्वायरमेंट होती है अडल्ट सिटीजन्स की, जो इलेक्शन के लिए इलेक्शन में वोट देने के लिए कैपेबल होते हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। काफ़ी सारी कंट्रीज़ में आज भी प्रॉपर वोटिंग राइट्स नहीं है, या फिर वोटिंग राइट्स बहुत मुश्किल से मिले, स्ट्रगल प्रोटेस्ट करने के बाद वोटिंग राइट्स मिले, ठीक है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको वोट देने की गारंटी दी, भाई राइट टू वोट दिया जाएगा सबको। तो 1989 तक इंडिया में अडल्ट की एज 21 मान सकते हो, तुम 21 के हो जाओगे तो तुम वोट दे सकते हो। लेकिन वोटिंग के हिसाब से अडल्ट एज क्या थी, 21। लेकिन 1989 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 21 की एज को अब 18 कर दिया गया, ठीक है भाई। अडल्ट फ्रेंचाइज का बस मेन एम ये है कि सारे के सारे सिटीजन्स रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्टिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। तो क्या हुआ, ये फॉलो कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अब काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि जो राइट टू वोट है ना, वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पर दिया जाना चाहिए। मतलब जो जितना पढ़ा लिखा हो उसको उस हिसाब से वोटिंग राइट्स मिले। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक बात साफ साफ ये बोली कि कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा तो क्या उसकी कोई इच्छा नहीं होगी, वो कुछ नहीं चाहता हुआ समाज में अपने लिए, तो ये तो गलत था साफ साफ। इसलिए भाई हर एक बंदे को कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने वोट दिया, ठीक है। अब जितना इम्पोर्टेंट राइट टू वोट है ना, उतना ही सही राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस भी है। कोई भी बंदा भाई ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू स्टैंड फॉर इलेक्शन एंड बिकम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। मतलब कोई भी बंदा खड़ा हो सकता है इलेक्शन लड़ने के लिए, और कोई भी इलेक्शन जीत कर लोगों का रिप्रेजेंटेटिव भी बन सकता है। इंडिया में इलेक्शन कंटेस्ट करने की कोई लिमिटेशन नहीं है। हाँ, सिर्फ एक लिमिटेशन ये है कि अगर तुम्हें 2 साल या उससे ज़्यादा की जेल हुई है तो तुम इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। और इलेक्शन लड़ने के लिए चाहे तुम बेल लेने के लिए आतुर हो, ये तुम्हारी प्ली चल रही है ऑलरेडी, भाई प्ली चल रही है मतलब तुमने कोर्ट में अपील डाल रखी है कि भाई मुझे छोड़ दो, लेकिन क्रिमिनल तुम फिर भी हो, तो ऐसे केस में तुम्हें इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जेंडर, पैसा, रुतबा, नाम, शोहरत, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस तुम्हें 2 साल या उससे ज़्यादा की जेल नहीं होनी चाहिए। उससे कम की जेल हुई होगी, 1 साल की, 1.5 साल की, तो तुम नहीं लड़ सकते। लेकिन अगर तुम्हें 2 साल या उससे ज़्यादा की जेल हो चुकी है और तुमने अपने आप को छुड़वाने के लिए या सज़ा कम करवाने के लिए भले ही प्ली डाल रखी है, कोर्ट में अपील कर रखी है, तब भी तुम इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। अब इंडिया ने बहुत सारे एफर्ट्स को यूज़ करा फ्री और फेयर इलेक्शंस को यूज़ करने के लिए, ठीक है, जिसमें कि
सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन सुपरवाइज एंड कंडक्ट इलेक्शंस। मतलब इंडिया के पास एक प्रॉपर इलेक्शन कमीशन है जो इलेक्शंस की देख रेख करती है। काफ़ी सारी कंट्रीज में तो ऐसी कोई इलेक्शन कमीशन एग्जिस्टिंग ही करती है ना, that in many countries there is an absence of an independent mechanism for conduct election। मतलब वहाँ पर कोई इंडिपेंडेंट इलेक्शन को कंडक्ट करने का मैकेनिज्म ही नहीं है। इंडिया में तो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग इंडिया के पास एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है जो क्या करेगी, जो सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन और कंट्रोल का काम करेगी, इलेक्टोरल रोल और इलेक्शंस को इंडिया में कंडक्ट करवाएगी। ठीक है, अब जितने भी ये वर्ड्स यहाँ बोले गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन से, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल, ये तीनों ही वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इसी यही वर्ड्स इलेक्शन कमीशन को एक डिसाइसिव रोल भी देते हैं इलेक्शंस के दौरान पर। इलेक्शन में तुम्हारी पूरा छूटे तुम्हें जो करना है तुम वैसे कर सके इलेक्शन। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कॉन्स्टिट्यूशन की इस इंटरप्रिटेशन को अप्रूवल दिया है। ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को असेस करते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इन एवरी स्टेट। हर एक स्टेट का एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है और जिस भी स्टेट में इलेक्शंस वगैरह होते हैं उस स्टेट में वो इलेक्टोरल ऑफिसर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को असेस करता है, हेल्प करता है प्रॉपरली इलेक्शंस कंडक्ट करवाने में। बट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो लोकल बॉडीज़ के, मतलब ग्राम पंचायत वगैरह के और म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करवाता। इसके इलेक्शंस, इन दोनों इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के थ्रू। ठीक है, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं वो इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। मतलब दोनों ही तरह की इलेक्शन कमीशन एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करती है। ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो थी वो आइदर सिंगल मेंबर बॉडी भी हो सकती थी और मल्टी मेंबर बॉडी भी हो सकती थी। आई होप जितना मैंने अभी आप लोगों को अब तक समझाया है वो सब आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, देखो भाई 1989 तक जो इलेक्शन कमीशन थी वो एक सिंगल मेंबर थी। 1989 में जब इंडिया में लोकसभा के जनरल इलेक्शंस होते हैं तो उस दौरान सिंगल मेंबर बॉडी को मल्टी मेंबर बॉडी, मतलब 2 लोग और जोड़ दिए जाते हैं और जैसे ही इलेक्शंस ख़त्म हो जाते हैं वैसे ही फिर से इसको सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया जाता है। ठीक है, सो इलेक्शंस द कमीशन रिवर्ट टू सिंगल मेंबर स्टेटस। लेकिन 1993 में दोबारा से 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को जोड़ा गया कमीशन के अंदर और उसको मल्टी मेंबर बनाया गया और आज तक ये मल्टी मेंबर ही है। स्टार्टिंग के फेज में जब इसको ऐसा करा गया था तो ये लगता था कि भाई ऐसे तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, भाई किसके पास कितनी पावर होगी किसी को क्या पता। देयर वर मेनी एंग्जाइटीज ऑफ द मल्टी मेंबर कमीशन कि भाई किसके पास कितनी ज़्यादा पावर होगी ये हमें क्या पता, कि भाई जो चीफ इलेक्शनर कमिश्नर होगा या फिर जो अदर कमिश्नर होगा उसके पास कितनी पावर होगी इस बारे में तो कोई डिस्कस ही नहीं करा। तो इस मैटर को डायरेक्टली भाई सुप्रीम कोर्ट ने सॉल्व करके बोला कि सिर्फ और सिर्फ
पोस्ट का फ़र्क है, एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, तो बाकी इलेक्शन कमिश्नर है, लेकिन पावर जो है सबके हाथ में बराबर ही रहेगी। That is a general agreement that a multi-member election commission is more appropriate as power is shared and there is greater accountability। मतलब पोस्ट का फर्क है, नाम का फर्क है, पावर तीनों के पास सेम है, ठीक है। अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है वो इलेक्शन कमीशन को लीड करता है, लेकिन उसके पास इलेक्शन कमिश्नर्स से ज़्यादा पावर नहीं होती, तीनों के पास बराबर पावर होती है, ठीक है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किसकी एडवाइस पर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ खास 70-80 मिनिस्टर्स होते हैं, उन 70-80 मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन के बेसिस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर, मतलब 3 लोगों को टोटल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर आवाज़ ये उठाई जाती है कि भाई जो रूलिंग पार्टी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो तो अपने ही हिसाब से बंदे चूज करेगी, तो ये तो गलत है। तो इसलिए अपॉइंट करते वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI और अपोजिशन पार्टी के लीडर से भी डिस्कस करना मैंडेटरी होता है, बट इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है। And it is therefore possible for a ruling party to appoint a partisan person to commission who might favor them in the elections. This fear had led many to suggest that this procedure should be changed. Many persons suggest a different method should be followed that makes consultation with the leader of opposition and the chief justice of necessary for appointment of CEC means चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर क्या होता है? देखो, ये लोग अपॉइंट होते हैं 6 साल के लिए या फिर 65 साल की उम्र तक के लिए। मतलब जिसका जो पहले हो गया फिर रिटायर हो जाएगा, या तो अगर तुम 65 साल के हो चुके हो लेकिन तुम्हारा 6 साल का टेन्योर पेंडिंग है, कोई बात नहीं, फिर रिटायर हो जाओगे। अगर तुम 65 साल के नहीं हुए हो लेकिन तुम्हारा 6 साल का टेन्योर कंप्लीट हो चुका है तो भी तुम रिटायर हो जाओगे, ठीक है। द CEC कैन बी रिमूव बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। अब देखो, बिफोर टेन्योर कंप्लीट होने से पहले भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जा सकता है। कैसे? जब प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया जाएगा, जब पार्लियामेंट में एक रिकमेंडेशन पास होगी स्पेशल मेजॉरिटी की वजह से। मतलब जब पार्लियामेंट के सारे लोग हाँ कर देंगे कि हाँ भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कर दो, तब उनको रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। अब अकेले रूलिंग पार्टी इनको रिमूव नहीं कर सकती। ऐसा नहीं भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रूलिंग पार्टी को फेवर करने से मना कर दिया तो उसको रिमूव कर दो, नहीं। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल करा है तो स्पेशल मेजॉरिटी की बेसिस, मतलब 50% + 1, इसके बेसिस पर जब ये मेजॉरिटी अचीव हो जाए तब प्रेसिडेंट जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कर देते हैं। और अगर एक बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिमूव हो गए तो इलेक्शन कमिश्नर्स का भी कुछ नहीं बचता, वो उसके पीछे ही होते हैं, ऑटोमेटिकली वो भी हट जाएंगे फिर, ठीक है। अब इलेक्शन कमिश्नर का काम, जो इलेक्शन कमिश्नर है वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही रिमूव किए जाते हैं। भाई ऑब्वियसली जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही हट गया तो इलेक्शन कमिश्नर की भी क्या है, कुछ नहीं बचता। अब इलेक्शन कमीशन इंडिया का वो काफ़ी सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जैसे ये प्रॉपर वोटर लिस्ट बनाता है, सुपरवाइज द प्रिपरेशन ऑफ अप टू डेट वोटर्स लिस्ट, मतलब वोटर लिस्ट बनाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसमें ये होता है कि भाई
कोई भी बंदे का नाम छूटे ना, जो जिंदा है उसका नाम ही वोटर लिस्ट में हो, किसी का भी बेफिजूल में लिस्ट से नाम ना हटाया जाए। दूसरा, इलेक्शंस का शेड्यूल डिक्लेयर करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। शेड्यूल कैसा भाई, किस दिन इलेक्शन होंगे, कितने बजे से कितने बजे तक इलेक्शन होंगे, ठीक है, कौन कौन नॉमिनेशन फाइल कर सकता है, कब तक नॉमिनेशन भर सकते हो, कब तुम अपना विड्रॉ कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन को, ठीक है, कब से लेकर कब तक डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटिनी होगी, एवरीथिंग वर डिक्लेयर्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस के टाइम पर इलेक्शन कमीशन के पास पावर होती है कि भाई वो फ्री और फेयर पोल कैसे भी वो करवा सकता है। अगर उसको लगता है कि भाई माहौल थोड़ा सा ख़राब है, माहौल बेबी नहीं है, माहौल थोड़ा सा ख़राब है, तो वो इलेक्शंस को पोस्टपोन या फिर कैंसिल भी कर सकता है। तो पूरी कंट्री में या फिर एक स्पेसिफिक स्टेट या फिर उस स्टेट की एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंसी में भी इलेक्शन वो कैंसिल कर सकता है। क्यों? क्योंकि भाई फ्री और फेयर इलेक्शंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब जो कमीशन है वो एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाती है पार्टीज के लिए, मतलब कुछ बेसिक रूल्स बनाती है वो पार्टीज के लिए कि भाई इन्हीं रूल्स के दायरे में आप लोगों को इलेक्शन वगैरह कंटेस्ट करना, कैंपेनिंग वगैरह करनी है। इसके बाहर गए तो पार्टी ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली उसके जो बंदे जिस पार्टी से लड़ रहे थे वो बंदे भी ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, या फिर दोबारा भी वो काउंटिंग करवा सकते हैं स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंसी में, अगर उनको लगता है कि भाई जो काउंटिंग है वो फुल्ली फेयर और जस्टिफाइड नहीं थी। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ही पॉलिटिकल पार्टीज को रिकग्नाइज करता है और उनको उनके चुनाव चिन्ह देते हैं, जैसे कांग्रेस का हाथ है, बीजेपी का कमल है, आम आदमी पार्टी का झाड़ू है, ऐसे सब। ठीक है, अब वैसे तो इलेक्शन कमीशन के पास जो स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, इसी वजह से वो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की हेल्प लेता है। कैसे? जब भी इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाती है ना, तो कमीशन सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का कंट्रोल अपने पास ले लेता है और इलेक्शन रिलेटेड वर्क उनसे करवाता है। पोलिंग डे के दिन जितने भी लोग हम पोलिंग बूथ पर देखते हैं वो सारे के सारे प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जिनकी ड्यूटी इलेक्शन कमीशन अपने हिसाब से लगाता है। ठीक है, ड्यूरिंग इलेक्शन प्रोसेस इलेक्शन के यहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं स्टेट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की ड्यूटी असाइन करता है और उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन का पूरा पूरा कंट्रोल होता है। इलेक्शन कमीशन किसी भी पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकता है, किसी को भी कहीं से भी बुला सकता है, कहीं भी भेज सकता है और उनके खिलाफ एक्शन भी ले सकता है अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी, मतलब कुछ पार्शियलिटी वाला काम अगर वो करते पकड़े गए। तो बीते कुछ सालों में जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया का, वो एक ऐसा इंडिपेंडेंट अथॉरिटी इमर्ज हुई है जो अपनी पावर का प्रॉपर यूज़ कर रही है और फेयरनेस इंश्योर कर रही है इलेक्शन प्रोसेस में। कैसे भाई? ये इम्पार्शियल की तरह एक्ट कर रही है, अनबायस्ड मैनर की तरह हर एक तरह के इलेक्टोरल प्रोसेस को प्रोटेक्ट कर रही है, सपोर्ट कर रही है। अब अगर हम इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया है। कैसे? लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज नहीं आए हैं, जबकि बल्कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी पावर को समझना शुरू कर दिया है कि हमारी पावर क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं। और पिछले 25 सालों में इलेक्शन कमीशन की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है और बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अपने आप ही। कोई लीगल लॉ पास नहीं हुआ, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कुछ नहीं हुआ है। धीरे धीरे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी पावर को समझा और उस पावर के हिसाब से अब उन्होंने एक्ट और काम करना शुरू कर दिया है।
क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ना, इलेक्शन कमीशन started using more effective the power always had the power, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जिनकी पावर्स लिखी थी अब उन्होंने उसी पावर को अच्छे से समझना शुरू कर दिया। 1951 से 1952 तक आज तक इंडिया में 17 बार लोकसभा के इलेक्शंस कंटेस्ट करे गए हैं। अब वो इलेक्शन स्टेट असेंबली के भी हो सकते हैं, ठीक है, लोकसभा के भी हुए हैं, स्टेट असेंबली के भी हुए हैं, और बाय इलेक्शंस भी हुए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। देखो बाय इलेक्शंस वो इलेक्शंस होते हैं कि भाई सडनली या तो बीच में सरकार गिर गई या फिर जो भी पर्सन पोजीशन को होल्ड करा था, मतलब चीफ मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर, इनकी डेथ हो गई। अगर किसी स्टेट में चीफ मिनिस्टर की डेथ हो गई तो दोबारा से इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे। अब इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का भी सामना करा है, जैसे मिलिटेंट एरियाज़ में इलेक्शंस करवाना, ठीक है, जैसे होल्डिंग इलेक्शन मिलिटेंट अफेक्टेड एरियाज लाइक असम, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। 1991 में जब इलेक्शंस होने थे उस टाइम पर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया था। क्यों कि 1991 में जब राजीव गांधी अपना इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे किसी ने उनको मार दिया था, ठीक है ना, उनको मार ही दिया डायरेक्ट। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसको पोस्टपोन कर दिया। यहाँ लिखा है ना, इट हैज आल्सो फेस्ड डिफिकल्ट situation of having to postpone the election process midway in 1991 when the ex-Prime Minister Rajiv Gandhi was assassinated during campaigning। मतलब राजीव गांधी इलेक्शन कैंपेन कर रहे, किसी ने उनको मार दिया, इलेक्शन कमीशन ने आगे बढ़ा दिया डेट को, ठीक है। 2002 में भी कुछ ऐसे हुआ था। 2002 में भाई गुजरात असेंबली जो है सडनली डिसॉल्व हो गई, तो दोबारा से इलेक्शंस कंडक्ट करवाने थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वायलेंस की वजह से फ्री और फेयर इलेक्शंस तो करवाने पॉसिबल नहीं थे। इसलिए स्टेट ने इलेक्शंस को पोस्टपोन करना ही डिसाइड रखा, और इस इंसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट ने भी सपोर्ट करा। इस इलेक्शन कमीशन के इस डिसीजन को भी सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट करा, ठीक है। तो अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर। आई नो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, बट क्या करूं, आप लोगों को अच्छे से समझाना भी था और आपको अब तो सब कुछ समझ आ भी गया होगा अच्छे से। हमारा आखिरी टॉपिक आता है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। देखो कोई भी इलेक्शन सिस्टम ना कभी भी परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ उसके अंदर फ्लॉज, लिमिटेशंस वगैरह होते ही होते हैं, ठीक है। लेकिन एज अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी हम कॉन्टिन्यूसली हर एक मैकेनिज्म के ऊपर वर्क करते हैं जो फ्री और फेयर इलेक्शंस को करवाने में मदद कर सकें, ठीक है। जैसे कि भाई हमने अडल्ट सफरेज को एक्सेप्ट करा, हर कोई इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन भी इम्प्लीमेंट करी, ठीक है ना। इंडिया ने हर एक पॉसिबल मेजर लिया जिसमें कि फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाए, ठीक है। हालांकि पिछले 72 सालों में काफ़ी सारे सजेशंस आए निकल कर जिसमें कि बाय इलेक्शन सिस्टम को रिफॉर्म करने की बात करी गई। अब ये रिफॉर्म करने की बात करी किसने, ये बात करी खुद इलेक्शन कमीशन ने, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, काफ़ी सारे इंडिपेंडेंट ग्रुप्स ने और काफ़ी सारे स्कॉलर्स ने, ठीक है। भाई रिफॉर्म की बात करी, जैसे सबसे पहले उन्होंने बोला कि भाई FPTP सिस्टम का जो इलेक्शन में जो FPTP सिस्टम है उसको काफ़ी हद तक चेंज करके PR कर दो। क्योंकि
इससे जो पार्टीज को जितनी भी परसेंट वोट्स मिल रही हैं उनको एटलीस्ट उतनी सीट्स तो मिल जाएगी, तो एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, विमेंस के लिए एटलीस्ट 1/3 सीट रिजर्व कर दो पार्लियामेंट और असेंबलीज के अंदर। ठीक है, स्ट्रिक्टर प्रोविजंस भी लो। किस तरह से भाई, पैसों के नाम पर राजनीति, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं होगी, और द इलेक्शन एक्सपेंसेस शुड बी पेड बाय द गवर्नमेंट आउट ऑफ अ स्पेशल फंड। मतलब इलेक्शन के लिए जो भी खर्चा होता है ना, उसका खर्चा एक स्पेशल फंड होता है गवर्नमेंट का, उस फंड में से होता है। तो उस फंड में से ना कर गवर्नमेंट अपने पास से खर्चा करे, स्पेशल फंड नहीं होना चाहिए। should be paid by the government out of स्पेशल फंड। मतलब भाई स्पेशल फंड से खर्चा मत करो। ठीक है, दूसरा होता है कि भाई कोई भी क्रिमिनल केस अगर किसी भी कैंडिडेट पे चल रहा है तो उसके ऊपर वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। ठीक है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को बिल्कुल ही बैन कर दो, रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स को बिल्कुल बैन कर दो। एक प्रॉपर लॉ होना चाहिए जो पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट करे, उनको फंक्शन करने में हेल्प करे, और वो लॉ ऐसा होना चाहिए जो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है और डेमोक्रेटिक माना है। देखो, आप लोग चाहो तो आप इस पॉइंट को स्किप भी कर सकते हो। कौन से पॉइंट को? इस वाले को। द इलेक्शन एक्सपेंसेस शुड बी पेड बाय द गवर्नमेंट आउट ऑफ अ स्पेशल फंड। इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि अभी आप लोगों को ढंग से समझ आएगा नहीं और ना मैं ढंग से समझा पाऊंगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें थोड़े नेक्स्ट चीज़ की, तो ये कहता है कि भाई सजेशंस तो ये थोड़े से हैं, लेकिन इनमें से किसी भी सजेशन के ऊपर एक जनरल अप्रूवल नहीं मिल पाया। क्या लिखा है ना यहाँ पे? नो कंसेंसस अबाउट दीज सजेशन। मतलब एक जनरल अप्रूवल नहीं मिल पाया है इस चीज़ के ऊपर। और जनरल अप्रूवल्स से ज़्यादा अच्छी बात ये होगी कि भाई कैंडिडेट्स, पार्टीज हर एक तरीके से इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर एग्री हो, हर एक तरीके के डेमोक्रेटिक कंपटीशन को प्रॉपरली कंटेस्ट करे। ठीक है, इसके अलावा लीगल रिफॉर्म से बात की बात है, कुछ और 2 तरीके भी हैं जिसके थ्रू हम प्रॉपर इलेक्शन प्रोसेस कर सकते हैं कंडक्ट, और डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशंस भी लोगों की पूरी होगी। पहली क्या है कि भाई लोग जो है विजिलेंट हैं, भाई उनको विजिलेंट होना पड़ेगा। विजिलेंट इन द सेंस कि भाई हर एक तरह के पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो, लेकिन पीपल्स की जो लिमिट होती है पार्टिसिपेट करने की, वो एक लिमिट होती है, वो लिमिटेड रोल होता है। इसलिए कुछ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस या वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन बने जो प्रॉपर एज अ वॉच डॉग की तरह काम रखे, भाई चेक करती रहे कि इलेक्शंस फ्री फेयर है या नहीं। ठीक है, अब कंक्लूजन में देखें तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, इलेक्शंस रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ इलेक्शंस, मतलब इलेक्शंस के जो भी रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो एक बहुत क्रूशियल फैक्टर्स होते हैं डेमोक्रेसी को इफेक्टिव और ट्रस्टवर्दी बनाने में। ठीक है, अब इंडिया के इलेक्शन सिस्टम को सक्सेस बनाने में कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे पहला फैक्टर आता है कि भाई एज अ वोटर हम रिप्रेजेंटेटिव को चूज भी कर सकते हैं, और अगर गवर्नमेंट हमें पसंद ना हो तो पीसफुली उसको स्टेट और नेशनल लेवल पर रिमूव भी कर सकते हैं। सेकंड, अब वोटर जो है बहुत ज़्यादा ही इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इलेक्शंस की देख रेख भी कर रहे हैं, एज वेल एज धीरे धीरे नंबर ऑफ पार्टीज और कैंडिडेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं इलेक्शंस कंटेस्ट करने के लिए। तीसरा क्या हो जाता है कि भाई अब इलेक्शंस ने ये प्रूव कर दिया कि
हर एक तरह का सोशल कॉम्पोजिशन, हर एक तरह का आदमी इलेक्शन की वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट भी कर रहा है, ठीक है। और अब जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो डिफरेंट सोशल सेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं। स्टिल यहाँ पर वुमेन लेजिस्लेटर्स अभी भी नहीं बढ़ रही हैं और बहुत लिमिटेड है, इक्की दुक्की ही हैं, यूँ मान लो आप लोग, ठीक है। फोर्थ आता है कि भाई कभी कभी इलेक्शन जो पोलिंग डे होता है जिसमें वोट डालते हैं उस दिन कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की लिए करी जाती हैं। भाई फेक वोट्स डाल दो, जान के किसी को वोटिंग वेन्यू पे मतलब पोलिंग बूथ पर जाने ही ना दो, ऐसा होता है। लेकिन चल ऐसी चीज़ें बाहर आती हैं, वायलेंस भी होती है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं भाई हमारा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया, ये क्या बात हुई, जो जिंदा नहीं है उसका नाम डाल रखा है, हमारा हटा दिया, ये क्या हुआ। लेकिन स्टिल ये इंस्टेंसेस, ये जो इंसिडेंट्स हैं डायरेक्टली इलेक्शन के आउटकम को अफेक्ट नहीं करते हैं। फाइनल मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ये आता है कि अब जो इलेक्शंस है ना वो हमारी डेमोक्रेटिक लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। बिना गवर्नमेंट के हम इलेक्शन का वर्डिक्ट सोच भी नहीं सकते। क्या लिखा ना, नो वन कैन इमेजिन सिचुएशन वेयर अ गवर्नमेंट विल रिस्पेक्ट द वर्डिक्ट ऑफ इलेक्शन। देखो बिना इलेक्शन में गवर्नमेंट चूज नहीं होगी, और हम ये भी नहीं सोच सकते भाई कोई गवर्नमेंट है जो इलेक्शन के वर्डिक्ट से खुश ना हो, ऐसा भी कुछ नहीं होता। इसी साथ साथ कि भाई हम ये भी नहीं सोच सकते भाई बिना इलेक्शन के हम गवर्नमेंट चूज कर लें। इनफैक्ट प्रॉपर रेगुलरिटी और इलेक्शन की पीरियडिसिटी को देखते हुए इंडिया ने वर्ल्ड लेवल पर एक बेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री का जो रिकॉर्ड है वो हासिल करा। देखो लास्ट पॉइंट ये कहता है कि भाई इलेक्शन जो है अब हमारी डेमोक्रेटिक लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुके हैं, ठीक है। और हम ये सोच नहीं सकते कि भाई कोई गवर्नमेंट या कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के वर्डिक्ट के खिलाफ है, मतलब उससे खुशी नहीं, डायरेक्ट कहने की ये गलत है। और बिना इलेक्शंस के हम गवर्नमेंट को चूज भी नहीं कर सकते। इन्हीं सब वजह से जो इलेक्शंस की प्रॉपर रेगुलरिटी है, प्रॉपर मेंटेनेंस है, इसी सब की वजह से इंडिया ने एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री का जो किताब है वो हासिल करा है, ठीक है। तो जितने भी फैक्टर्स थे इसने इंडिया के इलेक्शन सिस्टम, इन सब फैक्टर्स ने इंडिया के इलेक्शन सिस्टम को अंदरूनी तौर पर ही नहीं बाहरी तौर पर भी एक अच्छा खासा मुकाम दिलवाया है। मतलब जिस तरीके से इंडिया इलेक्शन कंडक्ट करता है उस इलेक्शन की प्रशंसा, उसको एनकरेज इंडिया के अंदर भी किया जाता है और आउटसाइड द कंट्री मतलब इंटरनेशनल लेवल पर भी किया जाता है, ठीक है। इंडिया में वोटर्स ने क्या करा, कॉन्फिडेंस गेन करा कि भाई हाँ हम वोट देंगे और हमारे वोट देने से अच्छी सरकार आएगी और बेकार सरकार जाएगी, ठीक है। लोगों के लिए इलेक्शन कमीशन की जो वैल्यू है वो बढ़ गई है, ठीक है। अब इलेक्शन प्रोसेस जितना ज़्यादा फ्लॉलेस होगा, जितनी उसमें कम गड़बड़ियाँ होंगी और हम एज अ वोटर सिटीजन्स हम यही देखेंगे कि भाई डेमोक्रेसी ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंगफुल बने। और ये जो चीज़ें आज इंडिया में हो रही हैं ये ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। Don't forget to like this video, subscribe to the channel, and please share it with your friends.